Hello and welcome to the second part of chapter number 4, Data Handling and Presentation. In this video, we shall basically study about two main topics. First is bar graph, and second we will learn how to draw a bar graph, and then we will solve some questions of figure it out questions from your NCERT textbook. So let us begin. What exactly are bar graphs? Bar graphs, they help us to quickly understand and interpret information such as the highest value, the comparison of values of different categories, etc. बार ग्राफ हमको किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन, हमने पढ़ा डाटा हैंडलिंग में हम क्या करते हैं, डाटा का बहुत सारा कलेक्शन है। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे उनको अरेंज करके दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्टोग्राफ, फ्रीक्वेंसी टेबल। अब एक तरीका और है बार ग्राफ का। जब डाटा ज्यादा हो जा रहा है तो हम बार ग्राफ की हेल्प ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा डाटा है पिक्टोग्राफ में हम सिंबल की हेल्प से नहीं दिखा पा रहे, तो हम बार ग्राफ की हेल्प से ले डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और बहुत सारे इंटरप्रिटेशन होते हैं। आप देखिए आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे एक बार ग्राफ दिया हुआ है अबाउट द नंबर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है। IUCN रेड लिस्ट में कितनी एनिमल स्पीसीज हैं, अलग अलग क्लास दी हुई है। मैमल्स की क्लास, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, मोलस्क्स, फिश एंड अदर्स। तो ये नंबर ऑफ आपके एनिमल स्पीशीज हैं। यहाँ पे कलर दिए हैं, तो आप देखिए सबसे नीचे मैमल है, मैमल आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और 5000 का डिफरेंस आता है, हजार का डिफरेंस अगर आपको आ रहा हुआ, इतना रेंज मैमल का है 2007 में, तो इतना आपका रेप्टाइल्स का है, ठीक है, अराउंड 100-200 वैसे ही नंबर से आ रहा है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा टिपिकल बार ग्राफ है, आपके लेवल का नहीं है। यहाँ पे एक ही बार में बहुत सारे क्लास को मर्ज किया। नॉर्मली हम अलग अलग बनाएंगे इन क्लासेस का, ठीक है, ईयर वाइज। तो यहाँ समझते हैं इसमें, ठीक है। अभी आपने देखा था लखनपाल वाला एग्जाम्पल पिक्टोग्राफ में पिछले वीडियो में। यहाँ पर वही क्वेश्चन है, वन डे लखनपाल collected data on how many students were absent in each class। लखनपाल ने डाटा कलेक्ट किया कि हर क्लास में, उसके स्कूल की हर क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट थे। और ये आपके सामने दिख रहा है कि क्लासेस दी हुई हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपके नीचे बच्चे दिख रहे हैं, ठीक है। कितने बच्चे हैं, क्लास 1 में 3 बच्चे एब्सेंट है, 2 में 5, 3 में 4, 4 में 2, ऐसे दिया हुआ है। अब उसने इस डाटा को बार ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट है। यहाँ पर क्लास दिख रही है आपको, अगर आप देखेंगे क्लास आपको दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। आप देखिए क्लास 1 में 3 स्टूडेंट था, और जो आपकी एक यूनिट थी आप देखिए वो 1 स्टूडेंट के बराबर है। 1 2 3 4 ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो क्लास 1 में 3 स्टूडेंट्स, क्लास 2 में 5, क्लास 3 में 4, क्लास 4 में 2 स्टूडेंट्स, क्लास 5 में एक भी नहीं है, क्लास 6 में 1, क्लास 7 में 5, क्लास 8 में 7। तो इजीली हमको देखने में कितना आसान लग रहा है, टेबल से थोड़ा दिक्कत आ गई। यहाँ बार ग्राफ की हाइट से हमको लग जा रहा है कि किस क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे हैं, किस में सबसे कम बच्चे हैं। हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनको आंसर करना है। पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इन लाइंस के बीच में इक्वल स्पेस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ठीक है, सेम गैप है। 1 2 के बीच, क्लास 1 और क्लास 2 के बीच देखिए गैप सेम है, क्लास 2 और 3 के बीच में सेम गैप है, क्लास 3 और 4 के बीच में गैप सेम है, 4 और 5 के बीच में गैप, सब में गैप सेम होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, यूनिट का आपको ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, इन क्लास 2 5 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट एट डे। क्लास 2 में आप देखेंगे 5 बच्चे एब्सेंट थे। इन विच क्लास मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट, किस क्लास में मैक्सिमम बच्चे एब्सेंट थे। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो लंबा लग रहा है कौन सा है, क्लास 8, ठीक है। इन विच क्लास हैड फुल अटेंडेंस, फुल अटेंडेंस का मतलब है कि एक भी बच्चा एब्सेंट ना हो, वो क्लास 5 है। यहाँ पे कुछ बार ही नहीं है इसका, ठीक है। तो बार ग्राफ से बहुत इजीली हम डाटा को अंडरस्टैंड करके उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो एक स्पेशल नोट है, व्हेन मेकिंग बार ग्राफ्स, bar of uniform width can be drawn horizontally or vertically with equal spacing between them. Then the length or height of each bar represents the given number. We can use a scale or key when the frequencies are larger.
ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे वही बता रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन में इक्वल स्पेसिंग है, यूनिट का ध्यान देना है आपको, जहाँ पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट है तो हमने लिया है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत छोटी थी। मान लो बच्चे ज्यादा होते, मान लो 16-17 बच्चे एब्सेंट है इस क्लास में, तब हम यूनिट थोड़ी क्या करते, बढ़ा देते। मान लो 1 मिनट में हम 2 स्टूडेंट्स ले लेते, 3 स्टूडेंट्स ले लेते, क्योंकि ग्राफ में आ नहीं पाता, डिपेंड करता है। तो वही बताने की कोशिश की गई है। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल दिया गया है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस स्टडीड वेहिकुलर ट्रैफिक एट अ बिजी रोड क्रॉसिंग इन दिल्ली ऑन अ पार्टिकुलर डे। एक दिन में दिल्ली पुलिस की जो ट्रैफिक पुलिस है उसने स्टडी किया कि कितने व्हीकल्स एक दिन में ट्रैफिक पे आ रहे हैं एक रोड पे, और उन्होंने टाइम देखा सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक जितने भी व्हीकल्स आ रहे थे, डाटा कलेक्ट किया और उसको बार ग्राफ में बना के दिखाया। और एक यूनिट देखो यहाँ पर कितने व्हीकल्स दिखा रही है, 100 व्हीकल्स दिखा रही है। ठीक है। आप ग्राफ को देखो एक बार, ये आपको ग्राफ दिख रहा है, एक यूनिट में आपके 100 व्हीकल्स हैं। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, यहाँ पर नंबर ऑफ व्हीकल्स है। ठीक है। जैसे 6 से 7 बजे तक 150 व्हीकल्स पास हुए, 7 से 8 बजे तक मैक्सिमम आपको देख रहे हैं 1200 व्हीकल्स पास हुए, 8 से 9 तक कितने व्हीकल्स पास हुए, 1000, 9 से लेकर 10 बजे तक 820, 10 से 11 बजे तक 700 व्हीकल्स, 11 से लेकर 12 बजे तक आपके 620 या 610 के आसपास पास हो रहे हैं, 600 व्हीकल्स पास हो रहे हैं। ठीक। अब कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसे ही बार ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है आपको। हाउ मेनी टोटल कार्स पास्ड थ्रू द क्रॉसिंग बिटवीन 6 AM एंड नून, मतलब सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक कितने व्हीकल्स पास हुए। तो ये जो फ्रीक्वेंसीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमको ये पार्ट्स, हमको ये टोटल सब निकालना है, और जब ये निकालेंगे तो ये आपका आएगा 4050 कार्स। इन सब का सम जब आप करेंगे 150 प्लस 1200 प्लस 1000 सबका करते हो जाएंगे तो टोटल इतनी कार्स सुबह 6 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, Why do you think so little traffic occurred during the hour of 6 to 7 AM? सुबह 6 से लेकर 7 बजे तक आप देखें बहुत कम ट्रैफिक है कि नहीं, लेकिन 7 बजे के बाद से ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑफिस टाइमिंग क्या है, उस इतनी सुबह सुबह ऑफिस, आपके स्कूल खुलते हैं ना, ऑफिस खुलते हैं ना, बैंक खुलता है, इसीलिए अर्ली आवर्स ऑफ द डे होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, Why do you think the traffic was the heaviest between 7 AM and 8 AM? अगर आप देखिए 7 AM से 8 AM तक सबसे लॉन्गेस्ट जो हाइट वाला आपका बार बना है, तो मतलब सबसे ज्यादा ट्रैफिक इस ड्यूरेशन में है। अब ये क्यों है, क्या वजह हो सकती है? बिकॉज इस समय क्या होता है, लोग ऑफिस और स्कूल जाने के लिए निकलते हैं। ठीक है, इसीलिए ट्रैफिक ज्यादा होता है, बिकॉज स्कूल स्टूडेंट्स एंड ऑफिस एम्प्लॉयज गो टू देयर वर्क प्लेस ड्यूरिंग दीज आवर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, व्हाई डू यू थिंक द ट्रैफिक वाज लेसर एंड लेसर ईच आवर आफ्टर 8 AM ऑल द वे अंटिल नून? 8 बजे के बाद से ट्रैफिक आप देखो कम होते जा रहा है धीरे धीरे। हम क्यों कम हो रहा है? क्योंकि मैक्सिमम लोग धीरे धीरे पहुंचते जा रहे हैं। किसी का ऑफिस 9 बजे है, कोई निकला किसी का 10 बजे, तो आमतौर पर लोग पहुंच जा रहे हैं, उसके बाद दुकान खोल ले, अपना बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए धीरे धीरे कम हो जा रहा है, क्योंकि लोग अपने रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पे आमतौर पर पहुंच गए हैं जहां पहुंचना होता है। ठीक है, पीपल हैव, बिकॉज मैक्सिमम पीपल हैव रीच देयर डेस्टिनेशन ड्यूरिंग दीज टाइम्स, और जो बाकी है वो हमारे क्या है, वो इमरजेंसी वाले केस होंगे। ठीक, अभी तक हमने देखा बार ग्राफ को इंटरप्रेट करना और उनको समझकर क्वेश्चंस का आंसर करना। अब हम सीख रहे हैं बार ग्राफ को ड्रॉ करना। तो आप लोग एक ग्राफ पेपर लेकर बैठ जाइए, स्केल और पेंसिल अपने साथ। तो यहाँ पर दिया हुआ है, श्री नीलेश प्रिपेयर्ड अ फ्रीक्वेंसी टेबल रिप्रेजेंटिंग द स्वीट प्रेफरेंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स इन हिज क्लास। श्री नीलेश जी ने एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया, उनकी क्लास में कितने बच्चों को जलेबी पर स्वीट्स पसंद है। तो आप देखिए, जलेबी के लिए फ्रीक्वेंसी 6 है, गुलाब जामुन के लिए 9 है, गुजिया के लिए 13 है, बर्फी के लिए 3 है, रसगुल्ला के लिए 7 है। अब देखो ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था, इसको कैसे वो बार ग्राफ में बना के दिखाते हैं, आप ये देखिए, स्टेप्स देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई और वर्टिकल लाइन बनाई। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने जितने भी स्वीट्स थी उनका नाम लिख दिया। ठीक है, तो इतनी भी स्वीट्स थी इस लाइन पे आ गई, मैं ड्रॉ करना भूल गया, और ड्रॉ कर लेना। ठीक है, और वर्टिकल लाइन पे आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखा देंगे।
तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लिख दी। सेकंड स्टेप में क्या है, चूज अ स्केल दैट इज डिसाइड हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट लेंथ ऑफ वर्क। तो हमने क्या देखा भाई, बच्चे कम है तो एक 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट हम ले रहे हैं। थर्ड में क्या करना है, हर स्वीट के लिए बार ग्राफ हमको बनाना है, मतलब एक रेक्टेंगल बनाना है। तो पहली स्वीट क्या थी, जलेबी थी। जलेबी में कितने बच्चे को जलेबी पसंद थी, 6, ठीक है। तो हमने 6 लेंथ का ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब देखो इक्वल स्पेसिंग करनी है अब आपको यहाँ पर, ठीक है। देखो मैंने यहाँ इक्वल स्पेसिंग की है अब यहाँ पर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। नेक्स्ट है गुलाब जामुन, कितने बच्चों को गुलाब जामुन पसंद था, 9 स्टूडेंट्स को गुलाब जामुन पसंद था। नेक्स्ट इज गुजिया, तो गुजिया कितने बच्चों को पसंद थी, 13 स्टूडेंट्स को पसंद थी। तो 13 लेंथ का हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। इक्वल स्पेसिंग का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट स्वीट इज बर्फी, बर्फी वॉज प्रेफर्ड बाय 3 students and the next sweet is rasgulla which is preferred by 7 students. I hope आपको ये ग्राफ क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे इसको बना रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, आपका फिगर इट आउट का क्वेश्चन है। समंथा विजिटेड अ टी गार्डन एंड कलेक्टेड डाटा ऑफ द इंसेक्ट्स एंड क्रिटर्स शी सॉ देयर। समंथा एक टी गार्डन गई, चाय के बागान में गई, और वहां पर उसने जो भी इंसेक्ट्स देखे उनका उसने डाटा कलेक्ट किया। और आपके सामने ये डायग्राम में दिख रहा होगा, उसने देखा माइट्स, 6 माइट्स थे उस गार्डन में, 10 कैटरपिलर्स देखे, 5 बीटल्स देखी, 3 बटरफ्लाईज देखी और 2 ग्रास हॉपर्स देखी। अब उसको क्या करना है, ग्राफ बनाना है हमको इस बात का, ठीक है। तो पहले हम वही करेंगे। पहले हमने क्या ड्रॉ किया, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। अब ये जो नंबर्स हैं हम इसको वर्टिकल लाइन पे दिखा देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम इन इंसेक्ट्स के नाम दिखा देंगे। तो ये इंसेक्ट्स के नाम आ गए हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और वर्टिकल लाइन पे ये नंबर आ गए फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो 10 तक मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे स्केल क्या है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 इंसेक्ट, क्योंकि नंबर्स फ्रीक्वेंसी क्या है उतनी ज्यादा नहीं है। अब सबसे पहले आते हैं माइट्स पे। 6 माइट्स थे, तो माइट्स बाई 6 हो जाएंगे। तो 6 लेंथ का हमको क्या बनाना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो वो हमने ड्रॉ कर दिया। कैटरपिलर्स कितने थे, 10, तो 10 लेंथ का हमको कैटरपिलर बनाना है, तो वो हमने ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट वाज बीटल, बीटल की फ्रीक्वेंसी 5 थी, तो 5 लेंथ का हमको रेक्टेंगल बनाना है, तो ये हमारा 5 हो गया। नेक्स्ट इज ग्रास हॉपर, ठीक है, सॉरी ये बटरफ्लाई का है, ग्रास हॉपर का लास्ट वाला है, तो यहाँ आप करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। दिस इज for butterfly and this is for grasshopper, okay। so butterfly 3 थी, यहाँ हो गया। नेक्स्ट इज grasshopper, वो 2 है, तो ये हमारा इस कलर से grasshopper आ गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, पूजा कलेक्टेड डाटा ऑन द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द भोपाल रेलवे स्टेशन फॉर a few different cities of Madhya Pradesh over a 2-hour period। पूजा भोपाल स्टेशन गई और वहां से अलग अलग शहरों की, मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों पे जाने वाली ट्रेनों की जो टिकट्स थी उसका उससे डाटा कलेक्ट किया 2 घंटे के लिए वहां पे रुककर। तो भोपाल से विदिशा के लिए 24 टिकट सोल्ड हुई हैं, जो भोपाल से जबलपुर के लिए इतनी टिकट्स गई हैं, भोपाल टू सिवनी के लिए इतनी टिकट्स हैं, भोपाल से इंदौर के लिए इतनी टिकट्स हैं, और भोपाल से सागर के लिए इतनी। और इस डाटा से उसने एक बार ग्राफ प्रिपेयर किया बाकी स्टूडेंट्स से डिस्कस करने के लिए। लेकिन किसी ने क्या किया, बट समवन इरेज्ड अ पोर्शन ऑफ द ग्राफ। अभी हम ग्राफ को देखते हैं, ये ग्राफ बनाया है और किसी ने ग्राफ का कुछ हिस्सा मिटा दिया है। तो सबसे पहले हमको आंसर करना है, राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर विदिशा फ्रॉम द अबव पार। तो विदिशा के लिए कितनी टिकट सोल्ड हुई, पहले तो हमको नंबर्स भी लगाने होंगे, है कि नहीं। तो 24 टिकट सोल्ड हुई यहां से। फिर हमसे पूछ रहे हैं द बार फॉर विदिशा इज 6 यूनिट्स लेंथ। अगर आप विदिशा का बार देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 यूनिट लेंथ है, ठीक है। एंड द बार फॉर जबलपुर इज 5 यूनिट लेंथ। आप देखिए 1 2 3 4 5 लेंथ का जबलपुर का ग्राफ है। तो स्केल क्या हो जाएगा, तो 6 लेंथ विदिशा की है, विदिशा में 24 टिकट सोल्ड है,
24 को 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 4, है कि नहीं। और जबलपुर में कितने टिकट सोल्ड है 20, 20 को 5 से करोगे कितना आएगा 4, तो स्केल कितना है भाई यहाँ पर, ठीक है, स्केल कितना हो जाएगा 5। आपका हमारा कितना आ गया यहाँ पर, स्केल विल बी 4 टिकट, सॉरी यहाँ पे 5 टिकट्स लिख दिया, द स्केल विल बी 4 टिकट्स, दिस विल बी 4 टिकट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज अपना एट द स्केल ऑफ द बार ग्राफ, ठीक है। तो करेक्ट नंबर्स हमको प्लेस करने हैं, तो ये करेक्ट नंबर्स हमने प्लेस कर दिए भाई। ये मेरे नंबर्स यहाँ पे आ गए, बेसिकली यहाँ पे 0 रहेगा और नंबर्स ऊपर ऊपर जाएंगे इस तरह, ठीक है। 0 विल बी हियर 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 like this, okay। अब हमसे पूछा गया है एट द बार्स फॉर सिवनी एंड इंदौर। सिवनी में 16 थे, तो सिवनी कहाँ है 16, 16 पे हमारा ये रहा है 16, ठीक है। क्या ये बार करेक्ट है, सिवनी का तो करेक्ट लग रहा है, ठीक है। इंदौर का कितना है हमारा, इंदौर का हमारा कितना है भाई 28 है, इंदौर में भी इशू है, इंदौर का हम सही करेंगे। ये सिवनी वाला करेक्ट था, सिवनी वाला हम वे रखेंगे, इंदौर वाला हमको करेक्ट करना है, तो इंदौर का हमारा जाएगा 28 पे, ठीक है। 28 आपका कुछ यहाँ आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चीनू लिस्टेड द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट पास्ड अक्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस फ्रॉम 9 AM to 10 AM। चीनू ने अपने घर के बाहर सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक जितने जो गाड़ियां गई, अलग अलग बाइक, कार, स्कूटर, बुलक कार्ट, बस, इन सबको उसे नोट किया और एक ये लिखा उसने। अब हमसे कहा गया है इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम टेलीमार्क्स करते हैं, तो पहले हम काउंट कर लेंगे, नंबर ऑफ बाइक्स काउंट करो, ये सब काउंट करो। देखो नंबर ऑफ बाइक्स 13 आ रही है, टेलीमार्क क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कार कितनी 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। स्कूटर 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑटो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बाइसाइकिल भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बुलक कार्ट 2 है, 1 2। बस 4 है, 1 2 3 4। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज यूज द मोस्ट, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, बाइक की, तो बाइक वॉज यूज द मोस्ट। इफ यू वर टू कलेक्ट दिस डाटा हाउ वुड यू डू इट, राइट द स्टेप्स और प्रोसेस। पहले हम क्या करेंगे, हम भी ऐसे टेबल बनाएंगे और हर पासिंग व्हीकल के लिए हम क्या करेंगे, टेलीमार्क्स बनाते रहेंगे। Prepare a list of each means of transport in a tabular format and then make tally marks against each passing means of transport. Let's come to the next question. Faz prepared a frequency distribution table of data on the number of wickets taken by Jasprit Bumrah in last 30 matches. Jasprit Bumrah ने पिछले 30 मैचेस में जितने विकेट्स लिए हैं उसका डाटा फैज ने एक टेबल में ड्रॉ करके दिखाया है हमको, ठीक है। तो ये रहा, 2 मैचेस ऐसे थे इसमें उसको एक भी विकेट नहीं मिला, 4 मैचेस में उसको खाली 1 विकेट मिला है, 6 मैचेस में उसको 2 विकेट्स मिले, ऐसे है। तो क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमको, विकेट्स टेकन बाय बुमराह इन लास्ट 30 मैचेस। व्हाट मे बी द टाइटल ऑफ दिस टेबल, तो ये क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस ऑफ जसप्रीत बुमराह। व्हाट कॉट योर अटेंशन इन दिस टेबल, अगर आप इस टेबल में देखो तो 5 विकेट हॉल जो होती है, जसप्रीत बुमराह ने पिछले 30 में से 5 मैचेस में 5 विकेट हॉल लिए है, ठीक है, वो जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। तो ही गॉट 5 विकेट हॉल इन 5 आउट ऑफ 30 मैचेस। इन हाउ मेनी मैचेस हैज बुमराह टेकन 4 विकेट्स, कितने मैचेस है बुमराह ने 4 विकेट्स लिए हैं, तो उसने विकेट्स ले 4, उसने कितने मैचेस में लिए, 3 मैचेस में 4 विकेट्स लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Mayank says if we want to know the total number of wickets he has taken in his last 30 matches, we have to add the numbers 0 to up to 7. Can Mayank get the total number of wickets taken in this way? Why?
सवाल में पूछा जा रहा है कि मयंक जानना चाहता है कि उसने टोटल कितने विकेट लिए, तो क्या करेगा, इन सब विकेट्स को ऐड कर देगा, 0 प्लस दिस, ठीक है। तो क्या उसका सही टोटल नंबर ऑफ विकेट्स उसको मिल जाएगा? नहीं, ऐसे में उसको इनकरेक्ट मिलेगा, क्योंकि ये तो फ्रीक्वेंसी हमको मैचेस के साथ देना है, कोरेस्पॉन्ड किया जा रहा है। 7 विकेट्स एक मैच में लिया, 6 विकेट एक मैच में लिया, ये सब फ्रीक्वेंसी है। अब 5 मैच में 5 विकेट लिए हैं, तो यहाँ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। It will be wrong because he has got the wickets in the given matches as corresponding frequency and sum will be incorrect if he just adds the number, ठीक है, इनकरेक्ट सम मिलेगा। तो हमसे पूछा जा रहा है how would you correctly figure out the total number of wickets taken by बुमराह in his last 30 matches? तो पिछले 30 मैचेस में बुमराह ने कितने विकेट लिए आप कैसे निकालेंगे इस टेबल की हेल्प से? तो हम क्या करेंगे, हर मैच का सम करेंगे। पहले मैच में 4 मैच में 1 विकेट लिए तो टोटल 4 विकेट्स हो गए, 6 मैच में 2 विकेट लिए तो टोटल 12 विकेट्स हो गए। ऐसे ही हर विकेट्स का हमने देख लिया, अब इनका हम सम करेंगे। तो टोटल 90 विकेट्स लिए हैं जसप्रीत बुमराह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 डिफरेंट विलेजेस। 5 अलग अलग विलेजेस हैं, विलेजेस ए टू विलेज ई, और इनमें कितने ट्रैक्टर हैं वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और ये जो सिंबल है ये एक ट्रैक्टर का सिंबल है। तो हमसे पूछा जा रहा है विच विलेज हैज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। तो देखो सबसे कम किस में आ रहा है आपका, विलेज डी जो है सबसे कम, इस पर ट्रैक्टर उसी में दिख रहे हैं, तो सबसे कम ट्रैक्टर उसी में होंगे। विच विलेज हैज द मोस्ट ट्रैक्टर, तो आप देख के ही बता सकते हैं सबसे ज्यादा ट्रैक्टर किसमें है, विलेज सी में है। विलेज सी हैज द मोस्ट ट्रैक्टर्स। हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स डज विलेज सी हैज हैव देन विलेज बी। विलेज सी के पास विलेज बी से कितने फालतू ट्रैक्टर हैं? तो आप देखो ये रहा ट्रैक्टर 1 2 3 4 5, ठीक है, सॉरी विलेज सी का विलेज बी से, हाँ विलेज बी से ये हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा, सॉरी ये विलेज बी है। तो 3 ट्रैक्टर्स हैं, 1 2 3, 3 ट्रैक्टर्स है विलेज सी का और विलेज बी का हम देख रहे हैं, ठीक है। तो 3 मोर ट्रैक्टर्स आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन डी है, कोमल सेज विलेज डी हैज हाफ नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स एज विलेज ई। कोमल कह रही है कि विलेज डी में विलेज ई के आधे ट्रैक्टर्स हैं। क्या ये सही है कि गलत? तो विलेज डी में देखते कितने ट्रैक्टर हैं, 3 ट्रैक्टर आ रहे हैं। विलेज ई में कितने ट्रैक्टर है, 6 हैं। तो आपको साफ ही देख के लग रहा है कि इसके हाफ ट्रैक्टर हैं, ठीक है। विलेज डी हैज 3 ट्रैक्टर्स, विलेज ई हैज 6 ट्रैक्टर्स, देन शी इज राइट बिकॉज विलेज डी हैज हाफ द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स देन विलेज ई। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, पिक्टोग्राफ दिया हुआ है। द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ अ स्कूल इज डिपिक्टेड बाय अ पिक्टोग्राफ। एक पिक्टोग्राफ की हेल्प से हर क्लास में कितनी गर्ल स्टूडेंट्स है वो दिखाया जा रहा है, क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक, ठीक है। और ये सिंबल है 1 गर्ल जो बनी है 4 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो विच क्लास हैज द लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट। सबसे कम गर्ल स्टूडेंट किस क्लास में आपको दिख रही है, क्लास 8 में सबसे कम सिंबल है, तो क्लास 8 होगा। What is the difference between the number of girls in class 5 and class 6? क्लास 5 और क्लास 6 में गर्ल्स में कितना डिफरेंस है वो हमसे पूछा गया है। तो आप देखोगे तो एक सिंबल 4 का है, एक सिंबल तो ये रहा 4, ठीक है, और एक आधे सिंबल का डिफरेंस आ रहा है, 4 का आधा 2, 6 का थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। क्लास 5 में कितनी गर्ल्स है, 4 + 4 8 और आधा 2 10। क्लास 6 में कितनी गर्ल्स है, 4 + 4 8 + 4 12 + 4 16। डिफरेंस कितना आया, 6 गर्ल्स का आ गया। अब हमसे बोला गया इफ 2 मोर गर्ल्स वर एडमिटेड इन क्लास 2। क्लास 2 में अगर 2 और गर्ल्स ऐड हो जाती तो ग्राफ में क्या चेंज होता। अभी आप देखो 2 गर्ल्स 4 गर्ल्स पे ये सिंबल, 2 गर्ल्स में हाफ सिंबल ऐड होगा, तो हाफ सिंबल जैसे ही ऐड होगा तो आप देखिए ग्राफ में यहाँ ये चेंज आ जाएगा, ठीक है, 1 फुल सिंबल आप बना लेंगे। क्वेश्चन डी पार्ट में पूछा गया है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7। क्लास 7 में कितनी गर्ल्स हैं, तो आपको 3 सिंबल दिख रहे हैं, 4 × 3 12 गर्ल्स। नेक्स्ट पे आते हैं, मुधोल हाउंड्स इंडियन डॉग की एक ब्रीड होती है मुधोल हाउंड्स, जो कि दक्षिण भारत साउथ इंडिया के कर्नाटक में मैक्सिमम पाई जाती है, ठीक है, और कर्नाटक के बगलकोट और विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। तो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया इस ब्रीड को प्रोटेक्ट करने के लिए। उन गांवों को सपोर्ट देने के लिए जहाँ पे जिन्होंने इस गांव में जो इस डॉग को अडॉप्ट करते हैं। तो कुछ विलेजेस से, विलेज ए से लेके विलेज एफ तक 6 गांव हैं
और किस गांव में कितने डॉग्स हैं वो दिया हुआ है। अब इन डॉग्स पे जो अडॉप्ट करेगा उस हिसाब से हमको क्या करना है, पिक्टोग्राफ बनाना है। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी अ यूजफुल स्केल और की टू ड्रॉ दिस पिक्टोग्राफ। इस पिक्टोग्राफ को ड्रॉ करने के लिए यूजफुल स्केल क्या होगा? तो भाई ये है कि नहीं, हमने ऐसे बना दिया है। तो आप देखेंगे कि मिनिमम जो नंबर है क्या है, ये सब आप नंबर देखो 6 के टेबल में आ रहे हैं, अगर आप ध्यान दोगे 6 के टेबल में आ रहे हैं, सारे 6 के मल्टीपल है। तो हम क्या करेंगे, 6 डॉग स्केल ले लेंगे, ठीक है। और अब मैं इसको ट्रायंगल की हेल्प से दिखा रहा हूँ। तो 1 सिंबल विल बी इक्वल टू 6 डॉग्स। अब हमको ड्रॉ करना है पिक्टोग्राफ भाई, है कि नहीं। तो विलेज ए में 18 थे तो 3 सिंबल्स हो गए। विलेज बी में 36 डॉग्स हैं तो 6 सिंबल्स आ जाएंगे। विलेज सी में 12 डॉग्स हैं तो 2 सिंबल्स आ जाएंगे। विलेज विलेज सी में थी। फिर विलेज डी में 48 डॉग्स है तो 8 सिंबल्स आ जाएंगे। विलेज ई में 18 डॉग्स है तो 3 सिंबल आ जाएंगे। और विलेज एफ में 24 डॉग्स है तो 4 सिंबल आ जाएंगे। क्वेश्चन सी पार्ट में हमसे पूछा गया है, Kamini said that the number of dogs in village B and village D, विलेज बी और विलेज डी के अगर डॉग्स को हम जोड़ दें, नंबर ऑफ डॉग्स को जोड़ दें, तो वो बाकी जो 4 विलेज हैं, ठीक है, इनसे ज्यादा होंगे। तो पहले हम देखते हैं विलेज बी और विलेज डी में कितने डॉग्स थे। विलेज बी और डी में, बी में 36 डॉग्स थे, डी में 48, तो टोटल सम कितना 84 डॉग्स हो गए। बाकी विलेजेस में इतने डॉग्स थे, सम किए तो 72 डॉग्स आ रहे हैं। तो वो सही कह रही है कि विलेज बी और विलेज डी में बाकी डॉग्स से ज्यादा डॉग्स थे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, अ सर्वे ऑफ 120 स्टूडेंट्स वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट विच एक्टिविटी दे प्रेफर टू डू इन देयर फ्री टाइम। 120 बच्चों से पूछा गया कि वो कौन सी एक्टिविटी, इनमें से कौन सी एक्टिविटी फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं। और हर एक्टिविटी की आपको फ्रीक्वेंसी वाला डाटा यहाँ पर दी गई है, ठीक है। हमसे कहा जा रहा है कि हमको इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में दी हुई डाटा को एक बार ग्राफ में बनाकर दिखाना है और जो स्केल लेना है 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। उसके बाद हमको बताना है विच एक्टिविटी इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग। प्लेइंग को अगर हम हटा दें सब उसके अलावा और कौन सी एक्टिविटी को प्रेफर किया जा रहा है। तो स्केल 5 का लेना है। पहले हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। वर्टिकल लाइन पे हमने 5 का गैप ले लिया, हमको कहा गया कि 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर आ गए। और हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या लेंगे, पहला स्पोर्ट क्या है, प्लेइंग। प्लेइंग में कितने बच्चे हैं 45, तो 45 लेंथ का हमने क्या किया, रेक्टेंगल बनाया। नेक्स्ट इज रीडिंग स्टोरी बुक्स पे कितने हैं 30। नेक्स्ट इज वॉचिंग टीवी में कितने हैं 20 स्टूडेंट्स हैं, प्रेफर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज लिसनिंग टू म्यूजिक, कितने प्रेफर कर रहे हैं 10 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज पेंटिंग और कितना स्टूडेंट प्रेफर कर रहे हैं 15 स्टूडेंट्स, ठीक है। ये बन गया है। अब आप देखो सबसे ज्यादा तो प्लेइंग का था, प्लेइंग के बाद किसका आ रहा है, रीडिंग बुक का। तो रीडिंग बुक्स जो है आफ्टर प्लेइंग इज द मोस्ट प्रेफर्ड एक्टिविटी, ओके, आफ्टर प्लेइंग। नेक्स्ट, students and teachers of a primary school decided to plant tree saplings in the school campus and in the surrounding village during the first week of July. जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टूडेंट्स और टीचर्स ने पौधे जमीन में डाले, ठीक है। और डिटेल दी हुई है, अलग अलग दिन है जुलाई के, ठीक है। तो पहले हफ्ते में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अब जुलाई में नॉर्मली मानसून आता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। मंडे को इतना था 60 हल्का सा ऊपर 62 के आसपास मान लो। ट्यूसडे को 50, वेडनेसडे को इतना इतना सब दिया हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग्स प्लांटेड ड्यूरिंग द होल वीक। पूरे वीक में टोटल कितने सैम्पलिंग्स प्लांट किए गए वो पूछा गया। तो हाँ, ए पार्ट में पूछा गया द टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग्स प्लांटेड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। वेडनेसडे और थर्सडे को कितने सैम्पलिंग्स प्लांट किए ये पूछा गया। तो वेडनेसडे और थर्सडे को अगर आप ऐड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 30 + 40, ठीक है। तो ये हमारा टोटल 70 सैपलिंग्स प्लांट हुए वेडनेसडे और थर्सडे को। पूरे वीक में कितनी प्लांट हुई तो हमको हर एक का सम लेना पड़ेगा, तो वो इस तरह से आ जाएगा। ये मंडे का सम था 62, ट्यूसडे का, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हमने लिया और टोटल कितना आ गया 342 सैपलिंग्स पूरे वीक में सब हुआ है।
द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग्स का प्लांट हुई सैटरडे को हुई, और सबसे कम किससे प्लांट हुई वेडनेसडे को हुई, अगर आप देखोगे। ठीक है। डी पार्ट में तो पूछा जा रहा है व्हाई वर मोर सैपलिंग्स प्लांटेड ऑन सर्टेन नंबर ऑफ वीक एंड लेस ऑन अदर्स। कुछ दिन ऐसे हुए हैं कि जिनमें बहुत ज्यादा सैपलिंग्स प्लांट हुई हैं, कुछ दिन ऐसे हैं जिनमें कम प्लांट हुई हैं। क्या रीजन हो सकता है? अब देखो, मैंने कहा मॉनसून सीजन हो सकता है, जिस दिन बारिश हो रही है उस दिन प्लांट ज्यादा हो गया है। ठीक है, मतलब बहुत तेज अगर बारिश हुई तो पौधा बह भी सकता, तो हम वो देखते हुए किया है। ठीक है, ये सब इट इज बिकॉज ऑफ वेदर। एंड और हम कैसे चेक करेंगे? वी विल चेक द टेम्परेचर एंड रेनफॉल फॉर दीज डेज बिकॉज सैपलिंग रिक्वायर्स वाटर टू ग्रो। लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया वेंट डाउन ड्रास्टिकली बिटवीन 1900 एंड 1970। 70 सालों में 1900 से लेकर 1970 तक टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो गई, और गवर्नमेंट ने इसके लिए 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया प्रोटेक्ट करने के लिए। और 2006 में जब हमने डाटा कलेक्ट किया तो ये सब डाटा हमको 2006 से मिलना स्टार्ट हुआ टाइगर्स का। तो दो बच्चे हैं शगुफ्ता और दिव्या, उन्होंने क्या किया, हर 4 साल के गैप पे, हर 4 साल के गैप पे डाटा को इकट्ठा किया और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया, और इसकी हेल्प से एक बार ग्राफ बनाया। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है और ये बार ग्राफ है। लेकिन ग्राफ में कुछ मिस्टेक है, हमको मिस्टेक्स फिक्स करनी है। सबसे पहले देखते हैं 2016 में कितने थे, 1400 टाइगर थे, और यहाँ पे कितना दिख रहा है, 1000 से कम टाइगर दिख रहे हैं हमको। पहली मिस्टेक तो यहाँ हुई है, तो इसको हम कर देते हैं 1400, 1000 और 2000 के बीच से हल्का सा पहले। सेकेंड है 2010 में 1700 हुए थे, यहाँ पर 1700 दिख रहा है, ये बीच में अगर आप देखें एग्जैक्ट आ रहा है, हल्का सा बड़ा होगा इसमें से। तो 2010 में 1700 टाइगर्स थे। 2014 में 2200 टाइगर्स हैं, और यहाँ पे कितना दिख रहा है, तो 3000 के पास जा रहा है, तो यहाँ करेक्शन करना है हमको, तो ये हमारा 2200 आ गया। फिर 2018 में 3002 है, और लेकिन यहाँ तो 2200 के आसपास दिखा रहा है। ठीक है, तो ये गलत है, तो ये हो जाएंगे 3000। फिर 2022 में 3700 हुए हैं, जो कि सही लग रहा है, विच इज करेक्ट, 3700 सही है यहाँ पे। ठीक है, तो इन 4 ईयर्स में करेक्शन करना है हमको बार ग्राफ में। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।